वेलकम बैक एवरीवन। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ सेहत के हवाले से। हम देखते हैं ख़वातीन के मेजर मसाइल में दो चीज़ें आती हैं। सबसे पहले तो जैसे ही मौसम बदलता है, कौन सी चीज़ इस्तेमाल करनी है, कौन सी इस्तेमाल नहीं करनी है। और सबको लगता है कि इस मौसम में हमारी रंगत ख़राब हो जाती है, इस मौसम में हमारी रंगत सही हो जाती है। हालाँकि डिपेंड करता है ये आप कौन सी चीज़ आप राइट टाइम पर यूज़ कर रहे हैं, इस हवाले से बात करेंगे। और सेकेंड हम बात करेंगे स्ट्रेच मार्क्स के हवाले से। हम देखते हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंपेन्स लाई जाती हैं, डिफरेंट क्रीम्स वगैरह जो हैं उनके एड्स वगैरह सब कुछ आ रहा होता है, डिफरेंट रेमेडीज़ बता रही होती हैं, लेकिन कहा जाता है ये ख़त्म नहीं होते हैं, ये हमेशा रहते हैं, या इनकी भी कोई टाइप्स या स्टेजेस वगैरह होती है। इस हवाले से जानते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बहुत ही प्यारी डॉक्टर सहरी साहिबा, जो कि कंसल्टेंट डर्माटोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए और बहुत अच्छी लग रही हैं आप हमेशा की तरह। थैंक यू सो मच। डॉक्टर सहरिश, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, पहले आते हैं हम स्किन केयर के हवाले से। बहुत सारे लोगों को मुझे लगता है ये मुबालका होता है कि हमारी स्किन का जो कलर है वो गर्मियों में डल हो जाता है, सर्दियों में साफ़ हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं गर्मियों में साफ़ हो जाता है, सर्दियों में डल हो जाता है। तो इसकी क्या मिथ है, या फिर क्या चीज़ें हैं जो हम मिस करते हैं, या क्या चीज़ें जो हैं हम अपना लेते हैं जिसकी वजह से हमें ये चीज़ें फेस करना पड़ती हैं? अच्छा, स्किन केयर के लिहाज से बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। हमें जब पेशेंट्स आते हैं तो उनको लगता है कि बहुत सारी चीज़ें हमें अपनी स्किन केयर में निकाल देनी चाहिए, क्योंकि ये समर सीज़न है और बहुत हमारे जो है वो ऑयल दिन के आता है, या स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो वो बहुत सारी चीज़ों को निकाल देते हैं, माइनस कर देते हैं। उसकी वजह से भी, क्योंकि इसमें आप सन रेज जो होती है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है समर में ऑब्वियसली, तो जिसकी वजह से वो सब कुछ ही लगाना बंद कर देते हैं। तो टैनिंग अगर हम कंपेयर करें विंटर सीज़न से ज़्यादा, तो वो इसमें ज़्यादा हो जाती है समर सीज़न के अंदर। तो हम उस तरह से स्किन केयर नहीं कर रहे होते, वो भी गलती है, क्योंकि जितना ज़्यादा गर्म मौसम है इतना पॉसिबल भी नहीं है कि चीज़ों को लगाया जाए। और फिर हमारी जो ख़वातीन है उन्होंने किचन में काम करना होता है, तो वो फिर ये कहते हैं कुछ ना लगाएं, क्योंकि फिर किचन में काम करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन इसको थोड़ा सा बेहतर किया जा सकता है स्किन केयर को, ताकि आप मिस भी ना करें और आपकी जो स्किन है वो भी टैनिंग से और जो समर के साथ जो अल्ट्रावायलेट रेज़ हैं उसके साथ बचा जा सके। अब उसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपने करनी है, जो मैं ज़्यादा समर्स में ही रिकमेंड करती हूँ, विंटर में नहीं। एक तो जब आपने सुबह फेस वॉश किया है तो उसके बाद आइसिंग आप करें। अच्छा, आइसिंग के ना रूटीन में लॉन्ग टर्म कोई बेनिफिट नहीं है इसके, ठीक है, लेकिन शॉर्ट टर्म ये होता है कि एक तो उसके कूलिंग इफेक्ट आ जाएगा, जैसे आप उसको अप्लाई करेंगे फेस के ऊपर, बिल्कुल। और दूसरा ये होता है कि ये वेज़ो कंस्ट्रिक्शन करता है, जिसका आम ज़बान में ये कहा जा सकता है कि जो हमारी रगें होती हैं ना, जो ब्लड सप्लाई करती है, वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं। उसके साथ क्या होता है कि जो फेस की अपीयरेंस एक जो पोर्स ओपन होते हैं ना, वो एक टाइट हो जाते हैं। तो आप जब उसके ऊपर फिर कोई भी प्रोडक्ट अप्लाई करेंगे या मेकअप अप्लाई करेंगे, तो आपके जो पोर्स हैं वो ओपन नज़र नहीं आएंगे, वो थोड़े से उनका साइज़ कम हो जाएगा, तो वो एक अपीयरेंस अच्छी आ जाएगी। तो एक जो आप रूटीन में ऐड कर सकते हैं वो एक आइसिंग है। नंबर 2, जिन लोगों को स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, ऐसी स्प्रेज आती हैं जिनको आप अपनी स्किन केयर के पहले, स्पेशली वो फीमेल्स जिन्होंने यूनिवर्सिटीज़ जाना होता है या वो काम पर जाती हैं, तो वो स्प्रे को लगा लें। वो एल्युमिनियम क्लोराइड उसके अंदर होता है जो कि स्वेटिंग को कम करता है, तो वो स्प्रे अगर आप लगाएंगे तो आपकी स्वेटिंग कम हो जाएगी। लेकिन ये ऑप्शनल है, ये सबके लिए नहीं है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनको स्वेटिंग होती है। शायद विटामिन डी या समथिंग कुछ अगर डेफिशिएंसी हो, उसकी वजह से भी स्किन पर ज़्यादा पसीना, चेहरे पर ज़्यादा पसीना आता है। नहीं, थायराइड के इश्यूज़ की वजह से ज़्यादा होता है। इसके अलावा इसकी जेनेटिक्स भी होती है, कुछ लोग होते हैं जेनेटिकली उनकी फैमिली हिस्ट्री होती है, उनको ज़्यादा होता है, यहाँ थायराइड इश्यूज़ की वजह से। विटामिन डी के साथ इतना इसका नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद जब आपने, ये ऑप्शनल है अगर आपने स्प्रे करना है, उसके बाद रूटीन में जैसे विंटर सीजन में अंदर ड्राई स्किन ज़्यादा होती है, तो बहुत थिक मॉइस्चराइज़र यूज़ किए जाते हैं। तो मैं समर में रिकमेंड करती हूँ कि बहुत लाइट वेट मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल करें। और अब ऐसे मॉइस्चराइज़र भी हैं जिनके अंदर सन ब्लॉक भी है, तो वो आपका एक ही सिंगल स्टेप होगा कि आपका मॉइस्चराइज़र भी लग जाएगा और आपका सन ब्लॉक भी लग जाएगा उसके साथ ही। 30 या 50 होते हैं मॉइस्चराइज़र वगैरह में, तो वो इनफ है। स्पेशली अगर आपने घर में रहना है तो वो काफ़ी, आप उसको लगा दें। इवन अगर 50 तक SPF है तो वो भी आपको 93 से 97% सन प्रोटेक्शन दे देता है, और कोई भी SPF 100% प्रोटेक्शन नहीं देता है आपको। तो इसलिए अगर आप घर पे हैं और अगर आप कम से कम लेयरिंग करना चाहते हैं तो एक ही स्टेप में आपके दोनों काम हो जाएंगे। और फिर वो लोग जिनकी ऑयली स्किन है वो जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र और जेल बेस्ड सन ब्लॉक यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब इसके बाद जैसे आपने लाइट बेस्ड आपने मॉइस्चराइज़र यूज़ किया, उसके ऊपर मैं जो समर सीज़न में प्रेफर करती हूँ वो टिंटेड सन ब्लॉक है। अब उसमें 2 काम हो जाएंगे, आपका सन ब्लॉक भी लग गया और आपका मेकअप की लुक भी, फाउंडेशन भी हो गया। अच्छा, काफ़ी पेशेंट है वो कहते हैं कि हम BB क्रीम यूज़ करते हैं जिसके अंदर ही सन ब्लॉक है। अच्छा, जो स्टडीज़ हैं उन्होंने ये रिकमेंड किया कि अगर आपके पास टिंटेड सन ब्लॉक है, आपके पास BB क्रीम है जिसके अंदर SPF है, तो आपको जो टिंटेड सन ब्लॉक है वही जो हम 2 फिंगर मेथड बताते हैं, आपको उतना लगाना है, तो आपको सन प्रोटेक्शन मिल जाएगी जितनी उसने प्रोवाइड करनी है SPF।
लेकिन अगर आप बीबी क्रीम लगा रहे हैं तो उसकी आपको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी लगानी पड़ेगी उसके डिज़ायर एसपीएफ प्रोटेक्शन तक पहुंचने के लिए। तो इसलिए मेरा हमेशा जो बीबी मैं तो हम बिल्कुल माइनर लगाते हैं, बी बिल्कुल ड्रॉप साइज या अपने स्किन के ऐसे ही हिसाब है से। जी। तो इसलिए मैं रिकमेंड ये करती हूँ कि अगर आपने दोनों में चूज़ करना है तो आप टिंटेड सन ब्लॉक यूज़ करें, ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो लास्ट स्टेप है जो समर्स में बहुत पसंद है मुझे, एक है फेस पाउडर। अब उसमें भी 2 ऑप्शंस है, कुछ तो आप अपने स्किन कलर के लिहाज से चूज़ कर सकते हैं आप किसी भी शॉप में जाके, एक और जो है वो पाउडर सन ब्लॉक है, ठीक है, और ये भी टिंटेड आते हैं। अब पाउडर का अपना जो काम होता है ना, वो कहीं पे भी जब हम बॉडी पे लगाते हैं आप देखें कि अंडर आर्म से भी लोग लगा रहे होते हैं क्योंकि वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है। तो अगर आप मेकअप के ऊपर लगा लें टिंटेड जो पाउडर सन ब्लॉक है तो उससे लूज भी पाउडर भी मुझे लगता है वो भी कुछ अच्छा इफेक्ट देता है, क्योंकि फेस पाउडर मुझे लगता है अब नए लोग इस्तेमाल करते हैं, तो शायद कुछ करते हैं पुराने। लूज पाउडर भी अच्छा रहता है, वो भी रहता है, लेकिन ये एडिशनल जो पाउडर सन ब्लॉक है ना, इसका फ़ायदा ये है कि रीअप्लाई करने में काफ़ी फीमेल जो मेकअप करती हैं, इजी हो जाता हाँ, वो क्या करती है, वो कहती है कि दोबारा फेस के ऊपर जब लगाएंगे तो बहुत केकी सा और हमारा सारा मेकअप ख़राब हो जाएगा। तो जब आप टिंटेड पाउडर सन ब्लॉक लगाएंगी तो एक तो जो रीएप्लीकेशन आपके सन ब्लॉक की है वो भी हो जाएगी और आपका मेकअप बहुत अच्छे तरीके से, और मेकअप भी फ्रेश हो जाता है इसके साथ, तो आपको ये फ़ायदा इसके साथ हो जाता है। अच्छा, ये प्रोडक्ट नहीं अभी मैंने देखा, मैं देखती हूँ अभी मैं फ्री होके। मैं आपको रिकमेंड कर दूँगी इसके बाद, बहुत अच्छा है वो, ठीक है। अच्छा, अब इसके अलावा सीरम्स के ऊपर के कौन सा आप लगा सकते हैं। बहुत सारे पेशेंट एक तो कहते हैं कि समर सीज़न आ गया तो रेटिनॉल बंद कर देते हैं लगाना क्योंकि फोटो सेंसिटिव स्किन हो जाती है उसके साथ, तो हम बंद करना बिल्कुल रिकमेंड नहीं करते। एक तो सुबह के टाइम पे या रात के टाइम पे भी आप विटामिन सी ज़रूर लगाएं क्योंकि वो भी आपकी जो अल्ट्रावायलेट रेस है उससे बचाती है, तो आप सुबह के टाइम उसको लगाएं, रात में भी लगा सकते हैं। और जो रेटिनॉल है जो आप सीरम से लगाते हैं और रूटीन में जो एक्सफोलिएट करते हैं आप AHA BHA सीरम, उसको बिल्कुल करें। अगर आप 3 दफ़ा कर रहे हैं तो उसको 2 दफ़ा करें, लेकिन अगर आप एक्सफोलिएट करेंगे ज़ाहिर उससे भी फ्रेश लुक आएगी, लेकिन लोग वो भी छोड़ देते हैं जिसकी वजह से वो जो डल स्किन का वो कहते हैं वो हो जाता है। अच्छा, एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगी, क्योंकि लोग समर है और समर वेकेशन स्टार्ट है तो वो जाते हैं बाहर नॉर्दर्न एरियाज़ पे, तो जो लोग रूटीन में एक्सफोलिएट करते हैं मैं उनको रिकमेंड करूँगी कि एटलीस्ट 1-2 वीक जब वो उनकी प्लान्ड है तो वो मत जाएँ क्योंकि स्किन फोटो सेंसिटिव होगी और वहाँ पे ज़ाहिर आप रूम में बैठने के लिए तो जा नहीं रहे। मैं अक्सर 2 बार गई तो मैं लेज़र करवा के वहाँ चली गई थी। अच्छा। और फिर उसके वहाँ पे आने के बाद ना मैं 2-3 स्किन जो है ना डार्कर की तरफ चली गई थी, इतनी ज़्यादा ओवर सेंसिटिव हो गई थी और ड्राई पैची, बिल्कुल, क्योंकि वहाँ पे आपका खुला माहौल और ये सब चीज़ें होती हैं तो अवॉइड किया जाए चीज़ों से। एक तो वो सन रेज वो ज़्यादा है, दूसरा आप ऐसा कोई प्रोसीजर करके चले गए हैं, ठीक है, जिसमें केमिकल पील या एक्सफोलिएट करके चले गए तो फिर सन बर्न के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि कोई भी सन ब्लॉक आपको टैनिंग से 100% नहीं बचा सकता। तो इसलिए फिर अगर आप प्लान करें कोई वेकेशंस अपनी, बेशक नॉर्दर्न एरियाज़ में कहीं पे भी, तो फिर ये आप उस टाइम पे आप स्किप कर दें, वैसे आप रूटीन में इसको आप करें। अच्छा, ये तो वो थी जो समर में स्किन केयर, हाँ, स्किन केयर के लिहाज से जो थी। अब वो चीज़ें हैं कि जो आपने रूटीन में करनी है, उसमें सन ब्लॉक पे तो हमने कर लिया कि उसको तो नॉन नेगोशिएबल आपने सन ब्लॉक लगाना है। इसके अलावा एडिशनल सन ग्लासेस, वो भी वाइड फ्रेम, ठीक है। अब जो सन ग्लासेस है वो सिर्फ फैशन स्टेटमेंट नहीं है, अगर आप देखें तो वो भी हमें अल्ट्रावायलेट लाइट से बचाती है। अब हमें ये पता है कि जो हम डर्माटोलॉजिस्ट बार बार कहते हैं कि सन ब्लॉक लगाएं, क्यों? क्योंकि जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है वो क्या करती है, एक वो इंसान जो लगाता है और दूसरा नहीं लगाता, जो नहीं लगाता उसके जो फेस के ऊपर जो एजिंग के साइन है वो ज़्यादा नुमायाँ हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू वो जो कि लगा रहे हैं। तो आइज़ पे क्या होता है कि जब आप लगाते हैं, शेड लगाते हैं, तो आइज़ के इर्द गिर्द जो आपके रिंकल्स पड़ने के चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं, जैसे कि उन लोगों के जो कि सन ग्लासेस नहीं लगाते हैं। दूसरा पिगमेंटेशन, जिनको सूट ना करे वो क्या करें? हाँ, मैंने कहा वो लगाएं, क्योंकि फिर भी लगाएं वो, ठीक है, फैशन स्टेटमेंट के अलावा वो अपना फ़ायदा देखें, ठीक है, ताकि वो पिगमेंटेशन से और रिंकलिंग से वो बच सकें। नंबर 2, हैट्स का इस्तेमाल करें, ठीक है, मेल्स जो है वो पहनते हैं अक्सर, हाँ, और वाइट ब्रिम हेड्स पहने, लेकिन अगर फीमेल्स नहीं पहनती तो वो एटलीस्ट अम्ब्रेला का इस्तेमाल करें ज़रूर। और दूसरा ये कि लॉन्ग स्लीव्स पहने जब भी आपने बाहर जाना है, ग्लव्स का इस्तेमाल करें, सॉक्स पहन के निकलें। अच्छा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर है, जैसे कि सन ब्लॉक के अंदर SPF होता है ना जो हमें सनलाइट से बचाता है, इसी तरह जो हम कपड़ा इस्तेमाल करते हैं जो कैप्स में यूज़ होता है, अम्ब्रेला में यूज़ होता है, जो हम रूटीन में पहनते हैं, और जो ग्लव्स होते हैं उसका जो फैक्टर होता है वो UPF होता है, ठीक है, अल्ट्रा वायलेट प्रोटेक्शन फैक्टर। ये बताता है कि ये कपड़ा आपको सूरज की छाँव से कितना बचाएगा, ठीक है। अच्छा, वैसे अगर हम बाहर देखें तो उनकी मार्केट में ये होता है, उन्होंने लिखा होता है कि UPF 50 है, 45 है, जैसे अगर 50 है ना तो वो 98% सन रेज से बचाएगी, ठीक है। कपड़ों में भी ये फैक्टर कपड़ों में भी होता है। और आपको मार्केट में जो बाहर के हैं, हम अगर चाहें तो अब तो खैर बहुत सारी एप्लीकेशंस आ गई हैं कि आप उसमें सर्च करेंगे तो आपको UPF ग्लव्स मिल जाएंगे,
तो जो बाइक चलाते हैं या गाड़ियाँ चलाते हैं वो अगर उनको पहनेंगी तो एडिशनल फैक्टर हो जाएगा। लेकिन ज़रूरी नहीं है, अगर आप रूटीन में देखना चाहते हैं ना कि कौन सा कपड़ा आपको कितना बचाता है, तो आप बाहर जाएं और सनलाइट पे कपड़ा आप देखें तो देखें कितनी रेज़ उसमें से पास होती है। तो जितनी कम रेज़ पास होंगी उतना वो बेहतर मटीरियल है आपके लिए जब आपने स्पेशली बाहर जाना है, ठीक है। और इसके बाद ये तो मैं बार बार कहती हूँ कि फुल स्लीव मुझे पता है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, लेकिन टैनिंग एक दफ़ा होगी ना, वो आप जितना मर्जी सन ब्लॉक लगा के जाएँ, वो टैनिंग भी उस चीज़ को ख़त्म नहीं कर सकती। तो जितना हो सके एहतियात करें। अच्छा, कौन से ऐसे सीरम्स वगैरह हैं जो हमें गर्मियों में अवॉइड करने चाहिए? कहते हैं जो ज़्यादा सीरम इस्तेमाल किए जाते हैं वो ऑयल ज़्यादा प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, सीरम्स जो है ना डिपेंड करता है आप कहाँ पे रह रहे हैं, ठीक है। जैसे एक लाहौर में है और एक कराची में है। अब कराची के जो है उसके अंदर आपको पता है कि सी की वजह से इन्वायरमेंट में ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन लाहौर का अगर आप कंपेयर करें तो ड्राई वेदर होता है, ठीक है। अब यहाँ के जो लोग हैं वो ऐसे सीरम यूज़ कर सकते हैं जिसमें हेलोनिक एसिड है, ठीक है। लेकिन अगर आप कराची में रहते हैं, आप अगर हेलोनिक एसिड या जो जिसमें मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होते हैं उसमें वो हेमेक्टेंट्स होते हैं, वो हमारे जो सराउंडिंग के मॉइस्चर हैं उसको भी रिटेन करते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ऑयल हो जाता है। तो अगर आप जैसे यहाँ पे है तो आपको हेलोनिक एसिड अगर आप वेट स्किन के ऊपर आप लगाते हैं, ठीक है, तो आपके लिए वो ठीक है। लेकिन अगर आप कराची में रहते हैं और अगर आप वो लगा लेंगे तो बहुत ज़्यादा उस पर क्या होगा कि आपको ज़्यादा ऑयली हो जाएगा और आपकी स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी और आप तो सेकंड थर्ड स्टेप पे तो बाद में पहुंचेंगे, आप पहले ही वॉश करेंगे अपना। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये कुछ प्रोडक्ट जो आप निकालना और माइनस करना ये डिपेंड करते हैं कि आप किस एरिया पे रह रहे हैं। ठीक हो गया। अच्छा, बहुत सारे लोग मेरी तरह ऐसे हैं जिनकी कॉम्बिनेशन स्किन है और उनके टी जोन एरिया पे ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस होता है, वो किस तरह से इसको एक्सफोलिएट करें और बेस्ट एक्सफोलिएटर क्या है? अच्छा, वो दो चीज़ें हैं। एक तो वो स्टार्ट में कोई ऐसे फेस वॉश यूज़ कर सकते हैं जिसके अंदर सैलिसाइक्लिक एसिड है या मंडेलिक एसिड है, और क्योंकि जो फेस वॉश के अंदर ये कम कंसंट्रेशन के अंदर होता है, ये वंस डेली पे यूज़ किया जा सकता है, ऑल्टरनेट डे पे भी यूज़ किया जा सकता है। अगर आपका इससे नहीं होता ठीक, फिर उसके बाद अगर आपकी ऑयली स्किन है और आप एक्ने प्रोन स्किन है तो फिर आप ले AHA सीरम्स जिसके अंदर सैलिसाइक्लिक एसिड है, ठीक है। लेकिन अगर आपकी एक्ने प्रोन स्किन नहीं है लेकिन आपकी ऑयल आता है तो फिर आप रेटिनॉल भी यूज़ करें, उससे भी ये आपका ऑयल कंट्रोल होगा। और AHA BHA सीरम आप बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं, हफ्ते में 2 दफ़ा 3 दफ़ा आप यूज़ कर सकते हैं। और जो क्लेंजर्स वगैरह आते हैं जिनमें सैलिसिलिक एसिड जिसे आपने कहा वो मौजूद होता है, तो वो हमें किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए? क्योंकि टी जोन जब ऑयली होता है तो ये स्किन जो बिल्कुल नॉर्मल या ड्राई रहती है, उसमें ये होता है कि आपको जो टारगेट एरिया आप उसी पे अप्लाई कर लो उसको। अगर सेंटर में अगर आपके आ रहा है और फिर अगर रात को आपने प्रोडक्ट की एप्लीकेशन भी करनी है तो वो भी आप इसी एरिया को टारगेट कर लो। अगर आप नहीं चाह रहे हो कि आपके जो बाकी एरियाज आए ड्राई हों तो आप अपने उसी एरिया को टारगेट करके वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सही हो गया। अब हम आते हैं स्ट्रेच मार्क्स की तरफ। अच्छा, बहुत सारी खवातीन जिनकी प्रेगनेंसी के बाद स्ट्रेच मार्क्स ज़्यादा हो जाते हैं, जिनका वेट ज़्यादा होता है, वो लूज़ करते हैं तो भी उनके स्ट्रेच मार्क्स आ जाते हैं। कहा जाता है ये कम नहीं होते हैं, बहुत सारी रेमेडीज़ बताई जाती हैं, क्रीम्स भी मार्केट में अवेलेबल हैं और कहते हैं नहीं कम होते हैं, तो आप हमें बेहतर बता सकती हैं। पहले तो स्ट्रेच मार्क्स को जानना बहुत ज़रूरी है कि ये होता क्यों है। अब हमारे स्किन की जो लेयर्स है उसमें एक एपिडर्मस लेयर होती है, एपिडर्मस। जो एपिडर्मस लेयर है वो जो स्किन के ऊपर है उसको स्पोर्ट है जो नीचे से मिल रही है। अब स्पोर्ट कहाँ से मिल रही है? उससे कोलेजन से मिल रही है और इलास्टिक से मिल रही है और वो ऐसे करके ज्वाइन है आपस में। अगर बॉडी पे किसी भी तरह से स्ट्रेच आ जाए तो आप देखिए क्या हो रहा है, ये सेपरेट हो रहा है। तो सेपरेट होकर जो स्किन के ऊपर कैसे नज़र आ रहा है वो स्ट्रेच मार्क के तौर पर नज़र आ रहा है। अच्छा, हमें रूटीन में ज़्यादा पता है कि ये प्रेगनेंसी के अंदर हो जाता है, लेकिन इसके अलावा और बहुत सारी रीज़न्स होती हैं। 90% लोगों के अंदर स्ट्रेच मार्क्स मौजूद होते हैं। उसकी रीज़न ये होती है 90%? हाँ, उसकी रीज़न ये होती है कि प्यूबरिटी के अंदर जो 13-14 साल की उम्र में जो लड़के लड़कियां हैं जब प्यूबरिटी हिट करती है तो उस टाइम पे भी स्ट्रेच मार्क्स होते हैं। उसके अलावा जो जिम ज्वाइन करते हैं मसल मैस को इंक्रीज़ करने के लिए, उससे भी तो स्ट्रेच हो रहा है, उससे भी स्ट्रेच मार्क्स बनते हैं। फिर अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है तो आपने मतलब गेन किया या आपने वेट लॉस किया उसके बाद भी स्ट्रेच मार्क्स हो जाते हैं। प्रेगनेंसी तो एक वजह है ही। इसके अलावा एक मेडिकल कंडीशन होती है जिसके अंदर कोर्टिसोल का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है। कोर्टिसोल क्या होता है? ये हमारा स्टेरॉइड होता है, बॉडी में नॉर्मली बनता है, लेकिन जब ये ज़रूरत से ज़्यादा बनना शुरू हो जाए तो स्किन के अंदर ये स्ट्रेच मार्क की बनना शुरू हो जाता है और उसमें बड़ा ज़रूरी होता है कि आप डॉक्टर से कंसल्ट करें उसके, क्योंकि वो फिर हम डिफरेंट टेस्ट करके उसे डायग्नोस करते हैं। इसके अलावा जो हमारे पाकिस्तान में एक बहुत कॉमन है और इवन एशिया के अंदर ही स्टेरॉइड क्रीम का इस्तेमाल करना, उससे भी स्ट्रेच मार्क्स उससे भी होते हैं। स्किन कंडीशन जिसमें एक्जिमा, चंबल जिसे कहते हैं, इसके अलावा सोराइसिस है, उसमें हम रिकमेंड करते हैं स्टेरॉइड क्रीम, लेकिन पेशेंट बहुत लंबे अरसे के लिए उसको यूज़ करता रहता है जिसकी वजह से उस जगह पे आ जाता है। फिर एक रुझान पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है कि छोटा से छोटा मसला भी हो तो वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमें इंजेक्शन लगा दें, और ज़्यादातर जब ये जीपीएस के पास जाते हैं या फिर कोई भी गांव में कहीं पे भी रह रहे हैं तो वो इंजेक्शन वो लगा देते हैं जिसमें स्टेरॉइड होता है। इसके अलावा ज़्यादातर जो हर दवाई का जो इलाज वो देते हैं
वो बीमारी का जो देते हैं वो स्टेरॉइड्स है खाने के लिए, इसके साइड इफ़ेक्ट में भी स्टेरॉइड हो जाते हैं, ठीक है, स्ट्रेच मार्क्स बन जाते हैं। तो ये सारी रीजंस होते हैं जिससे स्ट्रेच मार्क्स बनते हैं। अब देखिए क्या इनको रोका जा सकता है कि नहीं। अच्छा, प्रेगनेंसी के अंदर काफ़ी पेशेंट्स आती हैं जो आती हैं कि हमें दे दें ताकि स्ट्रेच मार्क्स ना बने। अगर आप सही पूछेंगी तो कोई बहुत बेहतरीन किस्म की ट्रीटमेंट ऑप्शन अभी तक नहीं आई है जो इसको प्रिवेंट कर सके, जब ये बन गए हैं इसको ठीक कर सकें। अच्छा, दो डिफरेंट टाइप के स्ट्रेच मार्क्स होते हैं, एक होते हैं जो रेड कलर के होते हैं और एक होते हैं जो वाइट कलर के होते हैं। जितना रेड होगा इसका मतलब होगा कि ये नया है, ये अभी बना है। जो वाइट होते हैं इसका मतलब कि थोड़ा लेट हो गया, ये इसको बने हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, ठीक है। अब पेशेंट है जो कि प्रेग्नेंट है और वो हमारे पास आ गई है, उस टाइम पे जो हम रिकमेंड करते हैं वो डिफरेंट ऑयल्स हैं और इसके अलावा हमारे मॉइस्चराइज़र हैं जिसके अंदर हेलुरोनिक एसिड है। अब ऑयल के अंदर डिफरेंट है, ऑलिव ऑयल भी लगाते हैं लोग, लेकिन जो स्टडीज़ हुई हैं उसमें है बिटर आलमंड ऑयल, ठीक है, उसकी मसाज की जाए। विस्कस भी शायद कहा जाता है, वो भी अच्छा होता है जी, डिफरेंट ऑयल्स। अच्छा, कुछ कहते हैं ऑयल कोई ख़ास काम नहीं करता, ये मसाज है जिसका पूरा रोल है। तो इन एनी केस आप किसी भी ऑयल के साथ जो आपको लगे, लेकिन स्टडीज़ में आलमंड ऑयल का है रोल, तो आप उसकी मसाज करें। और हेलुरोनिक एसिड बेस बहुत अच्छे मॉइस्चराइज़र्स आपको मिल जाते हैं, इवन सीरम में मिल जाते हैं, वो भी आप लगाएं क्योंकि ये है जो सेफ़ है, आप प्रेगनेंसी में कर सकते हैं। अब प्रेगनेंसी ख़त्म हो गई है, यहाँ पे प्रेगनेंसी नहीं थी, बाकी जो हमने डिस्कस किया रीज़न, उनमें से किसी की वजह से भी अगर आपको स्ट्रेच मार्क्स हैं तो उसमें जो लगाने वाली क्रीम है उसमें रेटिनॉइड्स आते हैं, ठीक है, उसमें टॉपिकल रेटिनॉइड्स हैं और हेलुरोनिक एसिड तो है ही जो आप बाद में भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अगर तो बहुत रेड वाले हैं जो मैंने आपको पहले भी बताया, इसका मतलब ये बिल्कुल नया है, उसके लिए जो एक ट्रीटमेंट ऑप्शन है वो लेज़र्स हैं। तो वो लेज़र्स के साथ वो इफेक्टिव होते हैं। कितने परसेंट फ़र्क पड़ जाता है? ये वेरी करता है, इसके रिजल्ट बहुत वेरी करता है और 100% किसी को भी फ़र्क नहीं पड़ता। और दूसरा ये कि इसके मल्टीपल सेशंस रिक्वायर्ड होते हैं, एक सेशन से ये ठीक भी नहीं होता। इसके तो अच्छा, हमें प्रिवेंशन क्या करनी चाहिए इसकी? किस तरह से प्रिवेंशन से हम रोक सकते हैं इसको कहीं भी? नहीं, टोटल नहीं है, वही मिसाज है और हेलुरोनिक एसिड, ठीक है, ये आप करें, लेकिन इसकी गारंटी नहीं ली जा सकती है, लेकिन कुछ लोगों को फ़र्क पड़ता है इसके साथ। और उसके बाद फिर ये क्रीम्स हैं जो लगाई जा सकती हैं। ज़ाहिर प्रेगनेंसी में हम इसको मना करते हैं, बाद में कोई भी अगर है, मेल है या फीमेल को किसी और वजह से है तो वो लगा सकते हैं। लास्ट में कोई पैगाम देना चाहेंगे डॉक्टर सैरिश? बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये समर में सन ब्लॉक ज़रूर लगाएं और अपने फेस के अलावा नेक पे भी लगाएं और हाथों के ऊपर भी लगाएं और अपने आप को हाइड्रेट करें जितना आप हाइड्रेट कर सकते हैं। पानी पिएं, जूसेस पिएं, स्कंजवी पिएं, लेकिन अपने आप को हाइड्रेट रखें। बिल्कुल ऐसे ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में आने के लिए, इतनी अवेयरनेस देने के लिए।